हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। स्वागत है आप सभी का अकाउंटिंग टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा में। तो ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। तो इस चैनल पे मैं आपको टैक्स और अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है अपनी जीएसटी रिटर्न्स भराना चाहता है, अपनी अकाउंटिंग का काम कराना चाहता है, टीडीएस का, इनकम टैक्स रिटर्न्स का, तो वो मेरे साथ जो है वो बात कर सकता है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगा, तो जो है फोन पे आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, आज मैं आपको जीएसटी का बेनिफिट बताऊंगा। अगर कोई पर्सन जीएसटी नंबर लेता है तो क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लो आपने जो है वो क्या लिया है, जीएसटी नंबर लिया है। ठीक है, जीएसटी नंबर लिया है आपने, और एक पार्टी से जो है आपने गुड्स को परचेज किया जिसकी वैल्यू थी 2000 रुपए की, और उसके ऊपर 10% का जीएसटी है मान लो, तो फाइनल प्राइस क्या हुआ, 2200 रुपए। तो 200 रुपए का जो है इसमें जीएसटी जो है वो इंक्लूड है। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे समझते हैं इसको कि टैक्सेबल वैल्यू हो गई 2000। ठीक है, और जो जीएसटी है वो 200 है ना, या आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी होगा, जो भी नेचर होगी सप्लाई की उसके हिसाब से। ठीक है, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट। ठीक है, तो 200 रुपए का जीएसटी हो गया। तो इनवाइस वैल्यू कितनी आ गई, 2200 रुपए की। ओके, अच्छा जी, अब देखिए, इन ये अगर आपने जो है ये 2200 रुपए में जो है सपोज करिए इसी गुड्स को आप बेचते हैं, सोल्ड करते हैं 2200 रुपए पे, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 2200 रुपीज। ओके, अब इस पे 10% का आप टैक्स लगाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, 220 रुपए का जीएसटी आ जाएगा। कितने का जीएसटी आएगा, 220 रुपए का जीएसटी आएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो कस्टमर से आप कितना चार्ज करोगे, 220 रुपए का जीएसटी जो है आप चार्ज करोगे जब आप इस गुड्स को सेल करोगे। ठीक है, बिल में। तो देखिए, अब गवर्नमेंट को आपको कितना पे करना है, 220 रुपए। बट जब आपने परचेज किया था तो आपने 200 रुपए का जीएसटी जो है ऑलरेडी पे कर दिया है, और कस्टमर से आपने कितना कलेक्ट किया, 220 रुपए। तो यहाँ पे जो है पैसा एडजस्ट हो जाएगा, और आपको जो है सिर्फ गवर्नमेंट को 20 रुपए ही पे करना पड़ेंगे। मतलब ये 200 रुपए जो आपने परचेज करती बार पे किया था वो बार बार आपको पे नहीं करना पड़ेगा अपनी जेब से। ठीक है, ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये सिर्फ 20 रुपीज ही आपको जो है गवर्नमेंट को पे करने की जरूरत है। ये 20 रुपए ही आप जो है, अगर आपके पास इनपुट नहीं है तो ये 20 रुपए आपको अपनी पॉकेट से जो है कैश लेजर में पैसा डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको पे कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से जो है जीएसटी जो है वो किस तरीके से सेट ऑफ होता है ना, उसके क्या रूल्स होते हैं वो एक अलग टॉपिक है। ओके, तो कोई अगर जीएसटी रिटर्न्स भराना चाहता है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट, तो मेरे साथ बात कर सकता है। ठीक है, या अकाउंटिंग का काम करवाना चाहते हैं तभी मेरे साथ बात कर सकते हैं। देखिए, अब जो है आपके पास यहाँ पे जीएसटी कंजम्पशन के बारे में, देखिए जीएसटी के बारे में और क्या बताया है कि जीएसटी जो है वो कैसा टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन। ओके, मतलब क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ कि जो फाइनल बर्डन होता है जीएसटी का वो कंज्यूमर पर होता है, यानी कि कस्टमर पर होता है। ठीक है, ओके, मतलब इसका जो लास्ट में कौन जीएसटी पे करेगा जो है वो कस्टमर ही करेगा। ठीक है, और जो भी दुकानदार होगा, शॉपकीपर होगा, बिजनेसमैन होगा, वो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेगा और उसको गवर्नमेंट को पे कर देगा। बट फाइनल बर्डन किस पे है, कंज्यूमर पे है। ठीक है, ओके जी, तो देखिए, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, होलसेलर को गुड्स बेचेगा, और होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, और लास्ट में वो जो गुड्स होंगी वो जो है कंज्यूमर के पास आएंगी, और कंज्यूमर जो है वो टैक्स पे करेगा, जीएसटी पे करेगा, है ना, जो भी होगा, और रिटेलर उसको किसको दे देगा, फिर गवर्नमेंट को दे देगा। ऐसा ही होता है। ओके, तो इसलिए जो जीएसटी होता है वो एक कैसा टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर इसको खुद पे नहीं करता है। कंज्यूमर जो है वो क्या करता है, जो है वो शॉपकीपर को, रिटेलर को जो है वो जो भी गुड्स परचेज करता है, मतलब जो भी सामान परचेज करेगा, तो सामान परचेज करने की जो भी वैल्यू होगी लास्ट में वो विद जीएसटी जो है वो पे करता है। ठीक है, टैक्स विद टैक्स के साथ ही पे करता है, और उसके बाद जो शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, वो आगे गवर्नमेंट को पे करता है। सो एवरीवन इज गेटिंग जीएसटी इनपुट, इनपुट आईटीसी। ठीक है, देखिए सबको जो है आईटीसी मिलेगा इफ दिस गुड्स रुपीज 1000, 1500, 2000। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैन्युफैक्चरर ने जो है होलसेलर को बेचा कितने में, 1000 रुपए में, और होलसेलर ने आगे 1500 रुपए में, और उसके बाद रिटेलर ने जो है 2000 रुपए का जो है वो बेच दिया। ओके, सो
एंड यूजर नीड टू पे जीएसटी 10% ऑन रुपीज। देखिए जो एंड कंज्यूमर होगा उसके पास जो गुड्स पहुंची होगी वो तो 2,000 रुपए में बनी है ना, वो तो मतलब उसका फाइनल प्राइस तो 2,000 रुपए हुआ जब कंज्यूमर के पास गुड्स आई। तो इसके ऊपर जो 10% का जीएसटी आएगा वो आएगा 200 रुपए। कितना आएगा? 200 रुपए, बिकॉज ही डू नॉट हैव जीएसटी जीएसटी नंबर। देखिए अब तो कंज्यूमर के पास तो कोई भी जीएसटी नंबर नहीं है, तो फाइनल बर्डन किस पे हुआ? देखिए फाइनल बर्डन हुआ कंज्यूमर के ऊपर, इसके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं होता है, इसको जो है ये पे करना ही पड़ता है। ओके, बाकी जो आपके मैन्युफैक्चरर, होलसेलर या रिटेलर हैं, इनको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, पर कंज्यूमर को आईटीसी नहीं मिलता है। ओके, तो ये सबसे बड़ा फायदा है बिजनेसमैन को कि उसको आईटीसी मिल जाएगा और वो अपने जीएसटी को सेट ऑफ कर सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये चीज मैं आपको मतलब बता चुका था पहले भी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किस किस को मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, या फिर कोई ट्रेडर होगा, ट्रेडिंग करने वाला पर्सन, या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, तो इन सब को क्या मिलेगा? आईटीसी मिलेगा। सपोज करिए ये कोई ऐसा एक्सपेंस खर्च, एनी एक्सपेंसेस एंड जीएसटी पेड ऑन इट, इट कैन बी टेकन जीएसटी आईटीसी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा खर्चा किया है जिसके ऊपर जो है वो जीएसटी लगता है, तो उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इन तीनों को, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर को मिल जाता है। ओके, आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। उसके बाद देखिए कि चार्ज एंड कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, है ना, कि कस्टमर से ही हम जीएसटी को जो है कलेक्ट करेंगे। डू नॉट पे जीएसटी टू गवर्नमेंट एंड टेल देम आई हैव ऑलरेडी पेड जीएसटी एंड आई हैव आईटीसी बैलेंस बी टू बी, है ना। देखिए, है ना, जब भी जो कोई बिजनेस करता है तो वो बी टू बी परचेज अगर करता है, ठीक है, तो उसने ऑलरेडी ही जो है परचेज पे जो है वो इनपुट जीएसटी जो है पे किया होता है। मान लीजिए 200 रुपए किया है। ओके, और उसके बाद जो है वो जो रिटेलर है होगा आपका बी टू बी पर्सन, वो बी टू सी वाले पर्सन को, कस्टमर को जब बेचेगा, तो उसका जो आउटपुट जीएसटी है, मान लेते हैं आउटपुट जो जीएसटी है वो आता है 100 रुपए का, तो 200 रुपए तो ऑलरेडी पे कर दिया है, 100 यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, तो 100 रुपए का अभी भी आईटीसी उसके पास पड़ा होगा। तो ये किस तरीके से एडजस्ट होता है प्रैक्टिकली, ये मुझे बिल्कुल जो है अच्छे ढंग से आता है। अगर आप जो है मेरे साथ मतलब बात करना चाहते हैं, जीएसटी रिटर्न्स भराना चाहते हैं, तो मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि मेरा नंबर आपके पास जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जो है मेरे साथ बात कर सकते हैं। ओके, आप जो है इंडिया में कहीं से भी हैं, चाहे हिमाचल से हैं या किसी और स्टेट से हैं, आप मेरे से जो है जीएसटी की रिटर्न फाइल करा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो है अपनी जेब से आपको भरना नहीं पड़ेगा जब तक आपके पास आईटीसी होगा, है ना। ओके, अच्छा, बेनिफिट फॉर बिजनेस। अब बिजनेस को क्या बेनिफिट है? होलसेलर रिटेलर एग्रीमेंट, रिप्यूटेड कंपनी, एजेंसी, फ्रेंचाइजी रिफ्यूज टू गिव गुड्स विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, देन इट बिकम मैंडेटरी टू हैव जीएसटी। देखिए मैं बताता हूँ बात क्या है। जैसे कि होलसेलर और रिटेलर के बीच अगर कोई एग्रीमेंट होता है, या कोई आप किसी ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिसकी बहुत ज्यादा गुडविल है, या कोई एजेंसी है, या कोई फ्रेंचाइजी है, ठीक है, तो वो मतलब उसी बिजनेसमैन के साथ जो है वो डीलिंग करेगी जिसके पास जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगी, है ना। अगर आपने बड़े लेवल पे काम करना होगा तो आपको जीएसटी नंबर जो है लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके बिना तो जो है कोई आपके साथ जो है डीलिंग नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए जीएसटी नंबर लेना जो है जरूरी हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये भी बात अंडरस्टूड होगी कि क्यों जरूरी होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए बेनिफिट करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बेनिफिट। तो सपोज करो कोई सोल प्रोप्राइटर है, कोई सोल प्रोप्राइटर है ना, और वो चाहता है कि वो अपना करंट अकाउंट बैंक में ओपन करे। तो देखिए अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है, स्पेशली प्राइवेट बैंक वालों के लिए मैं बोलूंगा, अगर आप वहां पे जाके अपना खाता खोलते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दिखा करके आप जो है वो करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, पर देखिए कुछ गवर्नमेंट बैंक भी होते हैं, है ना। अगर आपने गवर्नमेंट बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना है तो आपको जो है कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स तो जमा करवाने पड़ेंगे, एक एमएसएमई हो गया और एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, और साथ में अगर कोई आपका फूड वाला बिजनेस है तो फूड जो है लाइसेंस भी लगता है, ठीक है, फूड आईसी या फूड सर्टिफिकेट जो भी है आपका वो साथ में लगेगा, तो आप जो है वो करंट अकाउंट इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि टू ओपन करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ फर्म, मोस्ट ऑफ द बैंक्स आस्क फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, स्पेशली प्राइवेट बैंक, ठीक है,
वो पूछेंगे आपसे कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं लिया है। बट गवर्नमेंट जो बैंक होता है, मे ओपन करंट अकाउंट विद अल्टरनेट डॉक्यूमेंट एमएसएमई फूड आईईसी एटसेट्रा, ठीक है। ओके, तो कम से कम जो है 2 डॉक्यूमेंट्स तो लगते ही हैं करंट अकाउंट ओपन अगर आपने करना है तो। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा तो कम से कम एमएसएमई या फूड जो है, अगर आपका कोई फूड वाला बिजनेस होगा तो उसके लिए जो है आपका फूड लाइसेंस बनता है, तो ये कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो चेक विल बी इशूड बाय द नेम ऑफ द फर्म इफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये तो सबको पता होता है कि अगर गुड्स बेची जाती है, खरीदी जाती है, तो वो सब कुछ फर्म के नाम से ही होता है। ओके, अच्छा जी, तो मतलब जीएसटी नंबर लेने का ये फायदा होगा कि आप इजीली जो है वो करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्राइवेट बैंक में आप जाएंगे तो एक डॉक्यूमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन से, जीएसटी सर्टिफिकेट से ही आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है प्रोफाइल फॉर लोन। सपोज करिए अगर आपने जो है वो लोन लेना है ना, तो लोन किसको मिलेगा? जिसकी जो है वो बिजनेस प्रोफाइल अच्छी होगी, है ना। ओके, जिसने जो है अपने और भी लोन जो है वो पे कर दिए होंगे, या पे उस पे कोई मतलब कोई जो है वो लोन बाकी तो नहीं है, सब कुछ चेक किया जाता है, उसके बाद ही जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो फॉर लोन लाइक सीसी कैश क्रेडिट बिजनेस लोन लिमिट बैंक प्रोवाइड 20% 25% ऑफ टर्नओवर, ठीक है। तो बैंक जो है वो कितना प्रोवाइड करता है? 25% या 20% जो है टर्नओवर का प्रोवाइड करता है। सपोज करिए आपकी 1 करोड़ की टर्नओवर अगर है, तो आपकी जो लोन लिमिट होगी वो 25 लाख की होगी, है ना। ओके, 25 लाख तक आप लोन ले सकते हैं, और उसके ऊपर जो है एट द रेट 8 9 या 10% के हिसाब से, ठीक है, इंटरेस्ट जो है आपको पे करना पड़ सकता है। ओके, बट टर्न ओवर नीड टू जस्टिफाई विद जीएसटी सेल रिटर्न। तो बोलने का मतलब क्या है? देखिए, अगर आपने लोन भी लेना है ना, ठीक है, तो भी आपकी जीएसटी जो है वो जीएसटी सेल्स रिटर्न्स जो है आपकी चेक की जाएगी, ठीक है, कि आप जीएसटी जो है वो प्रॉपरली भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर होगा, ठीक है, तो इजीली जो है जीएसटी रिटर्न्स के थ्रू आपको जो है वो लोन जो है प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कैश क्रेडिट लोन होता है ना। आई होप आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा, ठीक है। तो इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है आपके लिए फायदेमंद होगी, ठीक है। जीएसटी सेल रिटर्न के थ्रू ही जो है आपको लोन मिल जाएगा। ओके, देखिए जी, जब भी कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता है तो वही ले सकता है जिसकी कोई ब्रांड इमेज होगी, है ना। मतलब एक कोई बड़े लेवल पे जो है वो कोई मतलब अपना बिजनेस कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन होती है वही पर्सन लेता है जिसकी जो सेल है उस लिमिट से ज़्यादा होती है ना। और लिमिट मैंने आपको जो है वो पिछले वीडियोस में बताई हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हैविंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एक ब्रांड इमेज और रेपुटेशन जो है मार्केट में आपकी बनेगी, आपकी गुडविल बनेगी, ठीक है। और जो है वो आपकी जो है अच्छी इमेज बनेगी मार्केट में, ठीक है। अच्छा, देखिए, सबको इस बात का पता है, सबको इस बात का नॉलेज है। क्या नॉलेज है? कि गवर्नमेंट डू नॉट डू एनी वर्क बाय इटसेल्फ, दे गिव टेंडर टू द पब्लिक एंड गिव टेंडर टू द रजिस्टर्ड फर्म्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो भी काम देती है वो किसी ऐसे मतलब फर्म को देती है जो रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगी तो गवर्नमेंट जो है अपना वर्क आपको देने के लिए जो है वो बिल्कुल भी नहीं सोचेगी, है ना। आपको जो है, अगर आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपको जो है इजीली जो है वो गवर्नमेंट काम दे सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप काम नहीं करती है, जो है वो टेंडर देके जो है वो काम करवाती है, ठीक है। इसलिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है आपका। तो जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करता है? टाइम टू टाइम जो है वो स्क्रूटनी असेसमेंट करता है ना। मतलब जांच पड़ताल करता रहता है जीएसटी डिपार्टमेंट टाइम टाइम से। ओके, सर्च करता है, ठीक है। और रेड भी मारता है, आपको पता होगा इस बारे में। इफ यू हैव प्रॉपर जस्टिफिकेशन बिल्स रिकॉर्ड देन यू कैन स्लीप टेंशन। मतलब ये तो मतलब बहुत ही आसान जैसी बात है ना, ठीक है। अगर आपके पास हर एक चीज का रिकॉर्ड होगा, देखिए, अगर आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो आपको हिसाब किताब जो है हर एक चीज का रखना पड़ेगा, अपने पास रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो मतलब जीएसटी नंबर लेने का ये फायदा होगा कि आप जो है, अगर आपने रिटर्न अच्छी ढंग से भरी होंगी, पूरे बिल का रिकॉर्ड आपके पास होगा, तो आप टेंशन फ्री जो है होके सो सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल जैसी बात है। ओके, अच्छा जी, फिर मैंने आपको कंपोजिशन स्कीम के बारे में भी बताया था।
सपोज करिए अगर आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ का, आप बोलते हैं कि जीएसटी का इनपुट आउटपुट का हिसाब मैं नहीं रखना चाहता हूँ, तो आप जो है जीएसटी में जो है कंपोजिशन स्कीम को ले सकते हैं। अगर आपकी जो सेल है वो 1.5 करोड़ तक की है ना। स्पेशल केस में मैंने आपको बताया था 75 लाख तक का, मैंने बताया था आपको जो स्पेशल स्टेट्स होती हैं, ठीक है, उसमें मैंने आपको 1% जो है 5%, 6% जो है वो टैक्स रेट बताया था। बट यहाँ पे 1% वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। और ये जो टैक्स होता है 1% का, आपको अपनी जेब से पे करना पड़ता है। इसमें जो है आपको जो है वो CMP 08 और GSTR 4 ये फाइल करनी पड़ेगी। CMP 08 जो है 4 बार फाइल करनी पड़ेगी साल में, और GSTR 4 जो है वो 1 बार फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ईयर की 30 अप्रैल को, ये मैंने आपको बताया था। और ये CMP 08 जो है वो हर क्वार्टर के बाद जो है जो नेक्स्ट मंथ आता है तो उसकी जो है 18 तारीख को पे होती है। तो 1% का जीएसटी जो है अपनी जेब से आपको पर ये देना पड़ता है कंपोजिशन स्कीम में। ओके, तो कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जो ज़्यादा जो है इसके जीएसटी के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो वो कंपोजिशन स्कीम जो है ले सकते हैं। और कंपोजिशन स्कीम जो है वो मतलब वो पर्सन ले पाएगा, एक मैंने आपको बात बताई थी, जिसकी जो है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। बाकी वो परचेज जो है पूरे भारत में कहीं से भी कर सकता है, बट जो उसकी अपनी सेल होगी वो जो है वो इंट्रा स्टेट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब विद इन स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी। जीएसटी अगर आप लेते हैं तो कुछ यहाँ पे कॉम्प्लाइसिस है जो आपको पूरे करने पड़ते हैं, सबको पता है। अगर कोई रेगुलर पर्सन है ना, कोई रेगुलर जीएसटी रिटर्न्स भरने वाला पर्सन है, ठीक है, तो उसको जो है वो फाइल करनी पड़ेगी, प्रॉपर ढंग से फाइल करनी पड़ेगी, प्रॉपर बिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सेल बुक, परचेज बुक, अकाउंट्स जो है उसको, बैंक स्टेटमेंट सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, बाकी आपको लेट फीस का पता ही है, लेट फीस हर महीने लगती है, फिर वो भी 50 रुपये, है ना, और फिर आपकी 20 रुपये पर डे के हिसाब से। ओके, आपको जो है वो या तो 50 लगेगी या तो 20 लगेगी, ठीक है। कब 50 लगेगी कब 20 लगेगी, ठीक है, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कि लेट फीस भी भरनी पड़ती है अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है। देखिए अब ये इसकी लिमिटेशंस आ गई, ये इसके ड्रॉबैक हैं, इसमें कमियां हैं ऐसी कि तो आपको सब कुछ जो है मेंटेन करना ही पड़ेगा अगर आपने एक बार जो है जीएसटी नंबर ले लिया। ओके, और अगर आप नहीं ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो कंपोजिशन स्कीम में ले सकते हैं। बट अगर आपकी जो है आउट ऑफ स्टेट सेल है तो आपको रेगुलर में ही जाना पड़ेगा, ये बातें मैंने आपको पहले भी बता दी थी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए आईटीसी, यू विल गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी आपको मिलता है परचेज पे, आपको होता है इफ सेलर हैज फाइल्ड देयर। देखो ऐसा होता है कि जो जिस सप्लायर से आप जो है गुड्स को परचेज कर रहे हैं, अगर उसने जीएसटीआर जो है अपनी 1 टाइम से फाइल कर दी है तो आपको जो है वो इजीली जो है इनपुट मिल जाता है। बट कई बार क्या होता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो टाइम पे जो है फाइल नहीं कर पाता जीएसटी की रिटर्न, और आपको जो है वो इनपुट नहीं मिल पाएगा, है ना। आई होप आप मेरी बात को अंडरस्टूड कर रहे होंगे। तो सामने वाला पर्सन जब तक जो है वो अपने जो है वो सेल नहीं दिखाएगा तो आपको जो है जीएसटीआर 2B में जो है परचेज नहीं दिखेगी, ना आपको आईटीसी मिल पाएगा आईएमएस में, है ना। तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक है। ओके, इफ सेलर हैज फाइल्ड देयर जीएसटीआर 1 ऑन टाइम, even if you have proper bill made पेमेंट, स्टिल यू विल नॉट एबल टू टेक आईटीसी। देखिए ऐसा है, सामने वाला पर्सन जो है अगर अपनी जो है वो जीएसटीआर 1 को टाइम से फाइल नहीं कर पाता है, ठीक है, और अगर आपने चाहे उसको पेमेंट भी कर दी सारी, तब भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब जो है सेलर यानी कि सप्लायर क्या करेगा, अपना टाइम से जीएसटीआर 1 को फाइल कर देगा, तो ही आपको जो है वो जीएसटीआर 2B में जो है वो परचेज दिखेगी, ठीक है। तभी आप उसका जो है आईटीसी ले पाएंगे। जीएसटीआर जो 3B जाती है आपकी उसमें टैक्स पे तभी होगा। ओके, अच्छा, बाकी मैंने आपको कंपोजिशन स्कीम का पहले भी बता दिया था कि इसमें जो भी टैक्स होता है सेल का वो अपनी जेब से भरना पड़ेगा, ठीक है, वो कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता है कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन। ओके, कैन सेल अप टू ₹1.5 करोड़ ओनली। अगर आपकी देखिए सेल 1.5 करोड़ तक की है तभी आप इस स्कीम को अडॉप्ट कर पाएंगे। स्पेशल स्टेट में जो है इसकी लिमिट 75 लाख की है, वो मैंने आपको बता दी थी। ओके, तो देखिए इसमें इनपुट और आउटपुट का कोई हिसाब किताब ही नहीं होता है कंपोजिशन स्कीम के अंडर। ना आप परचेज करती बार टैक्स पे करेंगे, ठीक है, और ना जो है आप मतलब अगर कस्टमर से को सेल करते हैं तब भी आप उससे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अपनी जेब से जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था। ओके,
If RCM need to pay, then no ITC of it, businessman will not purchase from you। ठीक है, तो बिजनेसमैन जो है आपसे जो है परचेज नहीं करेगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है वो इनपुट का हिसाब ही नहीं होता है, ना इनपुट का ना आउटपुट का कंपोजिशन स्कीम में। ओके जी। अच्छा देखिए, अब एक्सपेंसेस की बात मैं कर लेता हूँ। जैसे यू कैन डू बिजनेस और कॉम्प्लाइसिस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेल परचेज, बैंक स्टेटमेंट, पार्टी स्टेटमेंट, आईटीसी, अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर, जीएसटी प्रोफेशनल, ऑफिसर ग्रीटिंग्स। ठीक है। अच्छा देखो, ऐसा होता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो जो बिजनेसमैन होता है उसको सब कुछ तो पता नहीं होता है ना। ओके, तो क्या होगा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करेंगे, ठीक है, जैसे आप सेल परचेज, बैंक स्टेटमेंट जो है, पार्टी स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो अपने लिए एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। अकाउंटेंट रखेंगे तो आपको जो है उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी, है ना। कोई अगर आप किसी सीए से रिटर्न्स भराते हैं तो सीए को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको भी फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। ओके, तो सारे के सारे जो है मतलब ये खर्चे आपको करने पड़ेंगे। ओके, बोलने का मतलब ऐसा है कि अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तो ये सारी चीजें, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारी चीजें खुद सीखे, है ना। ओके, और ये जो है बहुत ही डीपली टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगा मेरी बात कि ये भी इसकी एक ड्रॉबैक है, आपको खर्चा करना पड़ेगा, इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा। ओके, अब देखिए क्या होता है कि इतनी सारी अपडेट्स आती हैं जीएसटी में, कोई अमेंडमेंट कब हो रही है ना, किसी आज जो है ये रूल बदल गया, आज ऐसा हो गया, तो ये सारी चीजें जो है माइंड में होनी चाहिए, है ना। और बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं होता है कि जो है इतनी सारी बातों को वो याद रखे, है ना, कि वो कस्टमर से डीलिंग करेगा, परचेज करेगा, सेल करेगा, या फिर अपने खर्चों को देखेगा, है ना। ओके, तो मतलब जीएसटी नंबर लेने के बाद जो है ये सारी जीएसटी के अपडेट्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, इसलिए जो है तभी लोग क्या करते हैं, किसी सीए से या फिर किसी एक्सपर्ट अकाउंटेंट से जो है वो अपने खाते बनवाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने जो है वो अकाउंटिंग करवाना चाहते हैं, जीएसटी रिटर्न्स, टीडीएस या फिर बैलेंस शीट कुछ भी बनवाना चाहते हैं, तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा। ओके, तो कुछ और लिमिट्स भी यहाँ पे बताई गई है। देखिए, QRMP स्कीम मैंने आपको बताई थी, ई वे बिल, ई इनवॉइस, GSTR 99C, 1% जो है कैश। मतलब इसमें एक जीएसटी में होता क्या है कि किसी मंथ में अगर आपकी जो है सेल जो है 50 लाख से ज्यादा हो जाती है, ओके, आपकी जो है टर्नओवर एक मंथ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1% का जो भी मतलब जीएसटी बनता है वो कैश में आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, ड्राफ्ट बना के पे करे या कैसे भी 1% कैश में देना पड़ेगा। ओके, देखिए बाकी ये लिमिटेशन है इसकी। QRMP स्कीम है, ई वे बिल है, ई इनवॉइस है, GSTR 99C है, HSN कोड है, इन सब का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। ठीक है, इसके बिना जो है वो जीएसटी में मतलब काम नहीं होता है ना। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, ये सारे इसके मैंने आपको फायदे भी बताए, मैंने आपको इसके नुकसान भी बताए, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, बहुत कुछ जो है जीएसटी अपडेट्स ध्यान में रखनी पड़ती है, बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, है ना। ओके, तो दिखती बात है जिसका जो बिजनेस है वो मतलब आपका 1.5 करोड़ से ऊपर का है ना, या करोड़ों में है या लाखों में है, ठीक है, 50 लाख से ऊपर का भी है, तो वो पर्सन जो है इजीली जीएसटी नंबर तो लेगा ही। ठीक है, बाकी इसकी जो लिमिट होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है पहले, तो मैं आपको फिर से बोलता हूँ, अगर आप जो है जीएसटी का काम कराना चाहते हैं, अकाउंटिंग करवाना चाहते हैं, बैंक स्टेटमेंट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपका काम ज़रूर कर दूंगा। और थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।